बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, यानी बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है इसका प्रूफ है, लेकिन एक लार्ज ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में। और यहाँ पर हमने ये शो कराना है क्योंकि दोनों डिफरेंट मासेस के बीच में जो जी की वैल्यू है क्या वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। और इस तरह से ये जो स्फेयर है ये इस तरह से स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट से। स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है इस लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है या स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ये फोर्स डिफरेंट है और लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ये फोर्स डिफरेंट है। तो ये पूरा इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ स्फेरिकल शेल हैविंग मास m, थिकनेस t एंड रेडियस r। एक स्फेरिकल शेल है जिसकी मास जो है m है, इस तरह से यानी मास m है, थिकनेस t है और रेडियस जो है इस शेल का यानी r है। At point P, there is a small object of mass m situated at r distance from the center of this spherical shell. इस spherical shell की center से point P पे एक object है जिसकी mass यानी small m है और r distance पे है center of the sphere से point P तक जो है object का जो distance है वो r है। To find the gravitational force between shell and mass m, here we assume the shell to be consist a large number of small circular strips. अब हमने इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है, यानी शेल और स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इसके लिए इस शेल को हमने यानी जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप पे हमने इसको डिवाइड करना होगा, यानी इस तरह से इसको सर्कुलर स्ट्रिप पे डिवाइड किया है। लेट ए बी द टू ऑब्जर्वेबल पॉइंट ऑन सिंगल स्ट्रिप। अब ये जो ए है और बी है ये हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट है इस स्ट्रिप के ऊपर। सच दैट बोथ पॉइंट सिचुएटेड इक्वल डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट पी, यानी दोनों पॉइंट की इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट पी से। लेट एफ ए एंड एफ बी बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट मास m due to small element situated at point A and point B of the shell। अब ये जो एफ ए है और एफ बी है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसी से फोर्स है, यानी इस स्ट्रिप के पॉइंट ए पे जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट है और पॉइंट बी पे जो एलिमेंट है, तो ये इन दो एलिमेंट्स के ऊपर जो फोर्स है स्मॉल मास है इस पॉइंट बी के ऊपर जो स्मॉल मास है इस दो पॉइंट पे जो फोर्स है वो एफ ए है और दूसरा हमारे पास एफ बी है। तो जैसे कि ये फोर्स हमारे पास एफ ए और एफ बी के डायरेक्शन ये है ना, ये अलॉन्ग एक्स एक्सेस पे है ना वाई एक्सेस पे है। तो टू रिजॉल्व एफ ए एंड एफ बी इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे कि अगर एफ ए और एफ बी को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे कि हमारे पास ये एफ ए फोर्स है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये एफ बी फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। The y components of both forces cancel the effect of each other because they are acting along the opposite direction। तो ये y components जो है ये दोनों forces का एक दूसरे को cancel out करेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक डाउन डायरेक्शन में है दूसरा जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। बहुत इक्वल फोर्सेस है तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेगा। The resultant force obtained only due to the x component of force because they are acting along the same direction। यानी अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा फोर्स का, यानी इस पार्टिकल का स्फीयर के दो जो स्ट्रिप के जो दो पॉइंट्स पे फोर्स है ये इसका जो रिजल्ट है हमें एक्स कंपोनेंट से मिलेगा क्योंकि ये दोनों जो है यानी सेम डायरेक्शन पे है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे। द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जर्वेबल स्ट्रिप एलिमेंट, ये जो स्ट्रिप है इज गिवन बाय। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेबल स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को हमने जो कंसिडर किया है इसकी वॉल्यूम बराबर होगा, यानी वॉल्यूम जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम डी वी इज इक्वल्स टू अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, इस तरह से वेट ऑफ द स्ट्रिप और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा थिकनेस। सो दिस इज इक्वेशन 1, ये बना हमारे पास इक्वेशन 1, लेंथ वेट और थिकनेस। इसी तरह से अब यहाँ पर जो इक्वेशन 1 के लिए अब हमें लेंथ, इसी स्ट्रिप की लेंथ वेट और थिकनेस की वैल्यू निकालना होगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज गिवन बाय, यानी लेंथ ऑफ
जो हमने ऑब्जर्वेबल स्ट्रिप कंसिडर किया, स्ट्रिप इज गिवन बाय, तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, यानी L इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा जैसे कि L इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये 2 पाई R के इक्वल हो जाएगा। लेकिन R जो है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर गौर कर ले, R जो है इस सेंटर से इस पॉइंट तक रेडियस है, तो R यहाँ पर कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रिप के सेंटर तक जो है ये आर एक्स कंपोनेंट है और ये आर वाई है, और आर वाई आर साइन थीटा के इक्वल होगा, और इस तरह से आर एक्स जो है ये आर एक्स कॉस थीटा के इक्वल होगा, यानी ये आर कॉस थीटा के इक्वल होगा। लेकिन अब अगर हम गौर कर ले तो ये जो यानी हमने लेंथ मालूम करना है, तो लेंथ जो है इसका लाई कर रहे, यानी इस रेडियस का जो रिस्पेक्ट से लाई कर रहे, ये आर वाई पे लाई कर रहे। तो यहाँ पर अगर हम लेट सपोज कंसिडर कर देते हैं कि इस स्ट्रिप के रिस्पेक्ट से जो आर है, आर बराबर हो जाएगा जैसे कि आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, और यहाँ पर आर एक्स 0 के इक्वल है, तो r जो है ये बराबर हो जाएगा आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट के, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और r जो है ये आर वाई के इक्वल हो जाएगा, और आर वाई जो है ये आर साइन थीटा के इक्वल है। इस तरह से अगर ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, तो L जो है ये बराबर हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 पाई, और आ जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा आ जाएगा, यानी सो दिस इज इक्वेशन 2। और ये डायग्राम से भी क्लियर है कि इस तरह से स्ट्रिप का जो आर है वो इस टोटल स्फीयर की रिस्पेक्ट से हमारे पास, यानी स्फीयर की जो रेडियस है इसकी वाई कंपोनेंट जो पे लाई कर रही है, यानी इस स्ट्रिप का जो रेडियस है वो वाई कंपोनेंट पे है, तो इसलिए इसके साथ मैंने 2 पाई आर साइन थीटा रिप्लेस किया। इसी तरह से दूसरा जो है हमारे पास वेट है, तो वेट को मालूम करने के लिए जैसे कि अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि वेट ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय वेट ऑफ स्ट्रिप इज गिवन बाय। अब इस तरह से अगर वेट को हम कंसिडर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास वेट का जो इक्वेशन है ये आ जाएगा, यानी W इज इक्वल्स टू, जैसे कि ये आ जाएगा आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर कर दें, जैसे कि ये जो है जैसे कि यानी हमें मालूम है कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर S जो है ये वेट है इस स्ट्रिप की जो है हमारे पास ब्रेथ है, तो S की जगह पर यहाँ पर W आया इस तरह से, और जो हमारे पास नेक्स्ट जो आर है, आर की जगह पर कैपिटल आर और थीटा की जगह पर डी थीटा आ जाएगा। तो लेट सपोज ये बना हमारे पास यानी इक्वेशन 2। इस तरह से इक्वेशन यानी ये इक्वेशन 3 बना। इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम जो है इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, यानी ये आ जाएगा हमारे पास पुट इक्वेशन, यानी पुट इक्वेशन 2 एंड 3 यानी 2 एंड 3 एंड इक्वेशन 1। जैसे कि अगर इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 जो है ये बन जाएगा हमारे पास, यानी डी वी इज इक्वल्स टू, अब लेंथ की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर, इस तरह से साइन थीटा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आ जाएगा आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू, जैसे कि 2 पाई आर और आर जो है आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर और टी भी इस तरह से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 4, सो दिस इज इक्वेशन 3, और ये बना हमारे पास इक्वेशन 4, यानी ये इस यानी स्ट्रिप की वॉल्यूम है। अब आ जाते हैं जो स्ट्रिप एलिमेंट है, यानी जो ऑब्जर्वेबल स्ट्रिप है, इसकी जो मास है, यानी मास ऑफ स्ट्रिप एलिमेंट इज गिवन बाय मास, यानी मास ऑफ स्ट्रिप इज गिवन बाय, तो जैसे कि मास के लिए अगर हम इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी के रिस्पेक्ट से, अब लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप है हमारे पास, तो ये डी एम इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा रो डी वी आ जाएगा, जैसे कि वॉल्यूम जो है बराबर होते हैं रो, यानी रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर मास जो है रो डी वी के इक्वल हो जाएगा। अब लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 5। इस तरह से जो इक्वेशन 4 बना था, इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस करना है, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, पुट इक्वेशन
4 इन इक्वेशन 5, जैसे कि अगर इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो डी एम जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा डी एम इज इक्वल्स टू, अब रो भी आ जाएगा इसमें, रो का जो है यानी जैसे कि प्रीवियस जो इक्वेशन बना था हमारे पास, जैसे कि 2 पाई यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर टी और रो भी इसके साथ आ जाएगा, इस तरह से साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना नेक्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन 6, ये बना हमारे पास इक्वेशन 6। अब हम फोर्स की तरफ आ जाते हैं, यानी जो लेंथ एलिमेंट हमने इस स्ट्रिप के ऊपर कंसिडर किया था पॉइंट ए के ऊपर, तो अब इस पॉइंट ए का जो फोर्स लग रहे पॉइंट बी के ऊपर, अब उसी फोर्स की इक्वेशन पर आ जाते हैं, यानी द फोर्स बिटवीन डी एम एंड एम इज गिवन बाई द फोर्स बिटवीन डी एम, यानी डी एम जो है हमारे पास स्ट्रिप के ऊपर पॉइंट ए पे जो एलिमेंट है, एंड एम जो है हमारे पास पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, एम इज गिवन बाय। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स का इक्वेशन जो है हमारे पास बन जाएगा, यानी जो जनरल इक्वेशन है, यानी डी एफ इज इक्वल टू, अब इस तरह से पॉइंट बी भी हमने कंसिडर किया है, तो ए पॉइंट पे जो फोर्स है ये डी एफ इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम जो है स्मॉल एलिमेंट की जो मास है, इस तरह से डी एम जो है हमारे पास जो पॉइंट ए के ऊपर मास है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एल्फा आ जाएगा और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए हमने जो कि शुरू में कंसिडर किया था कि यहाँ पर जो यानी एक्स कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और वाई कंपोनेंट जो है एक दूसरे को यानी कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर कॉस एल्फा आ जाएगा, यानी ये फोर्स जो है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हैं, तो यहाँ पर फोर्स के साथ मैंने कॉस एल्फा रिप्लेस किया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे कि पॉइंट यानी पॉइंट पी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और यहाँ पर फोर्स जो है ये दोनों एक दूसरे पे जो एक्ट कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स के साथ मैंने कॉस एल्फा रिप्लेस किया। और लेट्स सपोज ये बना नेक्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन 7, सो दिस इज इक्वेशन 7। अब हमने यानी जो हमारे पास डी एम है, यानी इक्वेशन 6 को हमने इक्वेशन 7 के अंदर रिप्लेस करना है, तो पुट इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, जैसे कि अगर 6 को हम 7 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि अब जो है कुछ वैल्यूज़ जो है, यानी डी एफ इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर जी एम का इस इक्वेशन के अंदर इजाफा हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 पाई नंबर पहले लिख दिया, आर स्क्वायर इस तरह से टी, फिर यहाँ पर कैपिटल जी एम आ जाएगा, और डी यानी डी एम की जगह पर ये वाला वैल्यू आ रही है इस तरह से, और फिर इसके बाद जो है हमारे पास जैसे कि रो भी है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और फिर इसके बाद जो है कॉस एल्फा, और यहाँ पर डी थीटा डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बना, यानी डी एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई जैसे कि आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वेशन 8, आर स्क्वायर टी जी एम रो साइन थीटा कॉस एल्फा डी थीटा आया। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ जो है रिप्लेस करना होगा, और सो दिस इज इक्वेशन 8। अब आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर, तो सबसे पहले जो है फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम गिवन फिगर, अब गिवन फिगर के अंदर ये जो कॉज यानी जो कॉस एल्फा है, तो सबसे पहला जो है हम कॉस एल्फा की वैल्यू कंसिडर कर देते हैं, यानी कॉस एल्फा जो है इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि कॉस एल्फा, तो ये बराबर होगा इस डायग्राम के अंदर अगर हम गौर कर ले तो कॉस एल्फा जो है ये बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन जो स्ट्रिप हमने कंसिडर किया है अब, यानी ये यहाँ से सेंटर तक जो कि ये आर डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, और फिर ये जो है आर कॉस थीटा है, तो जैसे कि अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर देते हैं, तो इस ट्राइंगल को अगर हमने आर लिखना होगा यानी रेडियस लिखना होगा, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा लिखना होगा, यानी ये टोटल जो है जैसे कि आर है, यानी टोटल हमारे पास आर है और आर में से ये पोर्शन को हमने हटाना होगा, तो आर माइनस कॉस थीटा, तो कॉस एल्फा बराबर होगा बेस, तो बेस आर माइनस आर कॉस थीटा होगा, और हाइपोटेन्यूज जो है इस पॉइंट से यहाँ तक एक्स होगा।
जैसे कि यानी इस टोटल यानी सेंटर से हमने ये वाला पोर्शन जो है ये कम करना होगा, तो ये आर कॉस थीटा कंपोनेंट है, तो ये आ जाएगा जैसे कि आर माइनस आर कॉस थीटा। तो फिगर की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास यानी कॉस एल्फा बन रहे, यानी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू जैसे कि ये आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा और डिवाइड बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अगर इस इक्वेशन को हम गौर कर लें तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रही है थीटा है, यहाँ पर एल्फा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये आर कॉस थीटा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये बना इक्वेशन नंबर 9। अब इस इक्वेशन 9 को हमने थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सो दिस इज इक्वेशन 9। अब जैसे कि हमारे पास जो फोर्स लग रहे हैं, अगर इस पे हम कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देते हैं तो बाई कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे कि अगर वेक्टर एडिशन जो है का कोसाइन लॉ इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं तो अब ये आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गौर कर ले डायग्राम के ऊपर, तो जैसे कि हमारे पास लेट सपोज ये एक रिजल्टेंट है, लेट सपोज एक्स को हमने रिजल्टेंट बनाना है और यहाँ पर अगर हम गौर कर ले ये आर है और इस तरह से एक वेक्टर हमारे पास आर है, यानी इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहे यहाँ पर। जैसे कि लेट सपोज दिस इज एक्स, दिस इज आर, यानी ये आर बन रहे हमारे पास और ये जो है यानी ये स्मॉल आर है, यानी एक्स लेट सपोज हमारा रिजल्टेंट है और इस तरह से ये बेस है हमारा और इस तरह से ये जो स्मॉल आर है ये परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पर गौर कर ले जो रिजल्टेंट है वो गिवन वेक्टर से स्मॉल है, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन के अकरन हमने इस आर का नेगेटिव अप वेक्टर लेना होगा। तो आर का अगर हम नेगेटिव अप वेक्टर ले ले तो नेगेटिव अप वेक्टर इसका उलट डायरेक्शन में होगा, यानी माइनस आर। और जैसे कि अगर इस आर लेट सपोज इस आर के साथ अगर हम माइनस आर ऐड कर देते हैं तो ये माइनस आर कुछ यू आ जाएगा, दिस इज आर, और ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है एक्स, ये एक्स कुछ इसी तरह से आ जाएगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अब इसी केस में जो हमारा कोसाइन लॉ होगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, तो ये बराबर होगा जैसे कि x जो है रिजल्टेंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास यानी जो कोसाइन लॉ है इसका इक्वेशन। अब इसमें से हमने ये जो आर कॉस थीटा है ये हमने निकालना है, तो ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, एक्स दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2, तो ये +2 आर कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आर कॉस थीटा यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जैसे कि हमने वैल्यूज रिप्लेस करना है तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ 2 स्मॉल आर आ जाएगा। और लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं, सो दिस इज इक्वेशन, यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन 10। अब इक्वेशन 10 बना। अब इस इक्वेशन 10 जो है इसको हमने इक्वेशन 9 के अंदर रिप्लेस करना है। पुट इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 9, पुट इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 9। जैसे कि अगर इक्वेशन 10 को हम इक्वेशन 9 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा यानी आर माइनस और आर कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरह से डिवीजन में आ जाएगा 2r और ये x भी इसके साथ डिवीजन में है तो x डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लेना होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू ये 2r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से माइनस अगर हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2rx हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों यानी इससे 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो कॉस एल्फा की वैल्यू बन जाएगा वो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2rx बन जाएगा। इस तरह से ये भी हमारे पास एक वैल्यू बना आर स्क्वायर और इस इक्वेशन को लेट्स सपोज नाम दे देते हैं, ये बना हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन 11।
तो अब जैसे कि हमारे पास कॉस अल्फ़ा, तो इस इक्वेशन में जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है ये फाइंड आउट हुआ। अब हमें ये आर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हमने साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से इस इक्वेशन 10 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 10 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जैसे कि ये वाला इक्वेशन, तो ये आ जाएगा जैसे कि डी थीटा, डी डिवाइड बाई डी थीटा, यहाँ पर आर कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा साइड है इसका कि यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 आर कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइड बाई 2 आर कॉमन लिया इंटू डी डिवाइड बाई डी थीटा, और ब्रैकेट में है हमारे पास जैसे कि आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा जैसे कि ये बना हमारे पास, यानी जैसे कि हमारे पास ये वाला वैल्यू बना। तो इसमें जो ये प्लस आर स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई जैसे कि 2r यहाँ से कॉमन लिया है मैंने क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसे अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पर r कॉमन हो जाएगा इंटू डी डिवाइड बाई डी थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2r। इस तरह से इन तीनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, तो डी आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी थीटा, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 प्लस डी डिवाइड बाई डी थीटा, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, और इस तरह से माइनस डी डिवाइड बाई डी थीटा इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये वेरिएबल है। तो कॉस की डेरिवेटिव जो है हमारे पास ये आर, ये माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 2r, इस तरह से कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 प्लस 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह से ये डी थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये 1 डिवाइड बाई 2r, और इस तरह से हमारे पास माइनस 2x डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा आ जाएगा। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा जैसे कि हमारे पास यानी x डिवाइड बाई आर डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, यानी यहाँ पर ये डी थीटा इधर साइन थीटा के पास आ जाएगा, आर डिवीजन में आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा जैसे कि x डी एक्स डिवाइड बाई स्मॉल आर कैपिटल आर बन जाएगा, और ये साइन थीटा और डी थीटा की वैल्यूज है। सो लेट्स सपोज ये नेक्स्ट इक्वेशन बना हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 12, यानी अब हमारे पास इक्वेशन 12 भी बना, यानी x डी एक्स डिवाइड बाई आर स्मॉल आर कैपिटल आर। अब जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशन है, पुट इक्वेशन, जैसे कि एक हमारे पास इक्वेशन 11 आया है, पुट इक्वेशन 11 जैसे कि इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12 एंड इक्वेशन जो इक्वेशन बना था हमारे पास ये वाला इक्वेशन 8। तो जैसे कि अगर ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 8 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 8 जो है ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि यानी इक्वेशन 8 जो है ये डी एफ इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से टी और कैपिटल जी स्मॉल एम रो, और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर आ जाएगा जैसे कि ये वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई स्मॉल आर कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई, और कॉस अल्फा की जगह पर हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 2rx, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें से अगर हम कैंसलेशन कर दें और इस तरह से यहाँ पर डिवीजन में भी हमारे पास यानी x है, यहाँ पर ऑलरेडी x है, तो यहाँ पर डिवाइड में x आ जाएगा, तो ये x के साथ, तो डिवीजन वाला x जो है ये x स्क्वायर अपनी जगह पर आया। तो अब इसमें से कैंसलेशन कर देते हैं, तो ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये आर स्क्वायर जो है इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा यानी
जैसे कि हमारे पास और ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी जो डी एफ है डी एफ इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा जैसे कि पाई आर, यानी पाई बचा हमारे पास पाई आर इस तरह से टी रो और जी एम और डिवाइड बाई यानी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आर से एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा, यानी ये दो वैल्यूज़ हमारे पास बचे। और फिर इस तरह से ये जो वैल्यू बचा ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स आ जाएगा। अब इस तरह से अगर ये x इस ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसके साथ हम अलग लिख लेते हैं और इसके साथ अलग लिख लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू पाई आर टी रो जी एम। इस तरह से ये आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इसके साथ मैंने एक्स स्क्वायर जो कि अलग लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर और फिर इस तरह से प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ मैंने अलग लिख दिया इनटू डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू पाई रो यानी पाई रो आर टी जी एम और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इनटू डी एक्स आ जाएगा। और लेट्स सपोज जैसे कि ये बना हमारा इक्वेशन 13। अब इक्वेशन 13 जो है ये वह फोर्स है जो कि स्मॉल यानी जो स्ट्रिप एलिमेंट पे जो स्मॉल एलिमेंट है और जो पॉइंट पी पे जो यानी पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, यानी इक्वेशन लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 13 और इक्वेशन 13 रिप्रेजेंट ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे द फोर्स एक्सर्टेड, यानी द फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम डी एम यानी जो हमारे पास एम है और एम एंड जो हमारे पास डी एम है, एम एंड डी एम यानी ऑफ द सर्कुलर यानी जो हमारे पास सर्कुलर स्ट्रिप है इसका जो एलिमेंट यानी जो पॉइंट है एलिमेंट है डी एम और एम के बीच में जो फोर्स है वो है। अब फॉर टोटल फोर्स यानी फॉर टोटल फोर्स जो स्फीयर से इस पॉइंट पी पे जो टोटल फोर्स लग रहे, फॉर टोटल फोर्स exerted on mass m इंटीग्रेट, हमने इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट इक्वेशन ये जो लास्ट इक्वेशन बना इक्वेशन 13, हमने इक्वेशन 13 को इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट, जैसे कि हमारे पास जो है यानी लिमिट r माइनस आर टेंड्स टू r प्लस r तक हमने इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो अब जैसे कि अगर इस 13 को हम इंटीग्रेट कर दे तो इक्वेशन 13 जो है ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि इंटीग्रल यानी डी एफ इज इक्वल्स टू, अब इसमें से कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर देते हैं रो पाई, इस तरह से जी एम आर और यहाँ पर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसमें से हमने कांस्टेंट कॉमन वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर कर दिया और यहाँ पर इंटीग्रल माइनस आर माइनस कैपिटल आर इंटू आर प्लस आर, ये आ जाएगा जैसे कि आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और इस तरह से जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर और इसी तरह से डी यानी दूसरा जो है हमारे पास प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। तो दोनों पे अगर हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पर रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे कि ये आ जाएगा इंटीग्रल आर माइनस कैपिटल आर आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर इस तरह से इंटीग्रल आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर और ये आ जाएगा डी एक्स। तो इसमें से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कॉमन है तो ये आ जाए कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरह से आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर ये कॉमन कर दिया तो इंटीग्रल आर माइनस आर और आर प्लस आर, तो ये x डिवीजन से ऊपर चला जाएगा, x की पावर -2 इंटू डी एक्स बन जाएगा और इस तरह से अगर इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं
तो ये x जो है d इस इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट आ जाएगा r माइनस आर इंटू आर प्लस आर आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन जो है इंटीग्रेट कर देते हैं तो रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसी तरह से ये फंक्शन है और जैसे कि x को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है यानी 1 जो है x की डेरिवेटिव है, इस तरह से इसका जो है पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी x की पावर -2 प्लस 1 से -1 आ जाएगा, यानी -2 प्लस 1 और डिवाइड बाई -2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन लिमिट r माइनस आर इंटू आर प्लस आर आ जाएगा। और इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास r प्लस आर और माइनस आर माइनस आर आ जाएगा। तो जैसे कि ये वाला पोर्शन जो है -2 प्लस 1 से -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। और -1 को मैं यहाँ पर फ्रंट पे लिख दूँ तो ये f इज इक्वल्स टू रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड टू, ये माइनस जो है यहाँ -2 प्लस 1 से -1 आ जाएगा, यानी माइनस आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास यानी x की पावर -1 लिमिट जो है r माइनस आर और r प्लस आर और प्लस, जैसे कि ये आ जाएगा r प्लस आर, जैसे माइनस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस आर और प्लस आर आ जाएगा, तो ये r के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू f आ जाएगा हमारे पास रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर एन टू माइनस एन टू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 1/x इंटू आर माइनस आर आर प्लस आर, और इन दोनों से आ जाएगा हमारे पास +2r आ जाएगा। तो जैसे कि अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो f इज इक्वल्स टू यानी रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा जैसे कि 1 डिवाइड बाई आर प्लस आर, और इस तरह से -1 डिवाइड बाई आर माइनस आर आ जाएगा डिवीजन में, और +2r बन जाएगा। अब इसका हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम इसका बराबर हो जाएगा, जैसे कि अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो f इज इक्वल्स टू ये रो पाई यानी जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इस तरह से माइनस यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका एलसीएम जो है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर जो है जैसे कि आर माइनस आर और आर प्लस आर, और फिर इसी तरह से +2r आ जाएगा। तो देखिए ये जो r माइनस आर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और f की जो वैल्यू है f इज इक्वल्स टू रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इस तरह से -n2, जैसे कि अगर हम इन दोनों को लेट सपोज यानी इन दोनों के बीच में जो है माइनस साइन था, तो जैसे कि अगर इसको हम लिख लेते हैं तो r माइनस आर, और इस तरह से ये -r प्लस आर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है +2r आ जाएगा। तो ये -r और +r ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये -r और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यानी ये माइनस जब r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -r हो जाएगा, और -r प्लस r हो जाएगा। तो ये f इज इक्वल्स टू ये रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर एन टू माइनस, और यहाँ पर माइनस आर से -2r प्लस 2r ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी f इज इक्वल्स टू रो पाई जी एम आर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ से आ जाएगा 4r आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये वाला वैल्यू बना। अब इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर ये जो वैल्यू है कुछ वैल्यू यानी 4r, इसको अगर हम रीअरेंज कर देते हैं तो ये f इज इक्वल्स टू जैसे कि 4r और r जो है हमारे पास r स्क्वायर बन जाएगा, 4 रो पाई जी एम आर स्क्वायर टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये फोर्स बना यानी टोटल फोर्स बना जो स्फेयर का फोर्स है इस यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ये जो 4 पाई इस तरह से जो हमारे पास यानी ये 4 पाई जो है
और इसी तरह से आर स्क्वायर ये रो टी, यानी ये जो है हमारे पास टोटल मास ऑफ द शेल है, टोटल मास ऑफ शेल है। इसकी जगह पर हम कैपिटल एम भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसकी जगह पर हम एम रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम, इस तरह से स्मॉल एम, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर टू सिंपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो टू ऑब्जेक्ट के बीच में इक्वेशन था, यानी एफ इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट या लार्ज ऑब्जेक्ट हो, जैसे भी ऑब्जेक्ट हो, एक स्मॉल हो दूसरा बड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट हो, तो सब के बीच में जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगा। यानी दिस इक्वेशन 14 गिव अस द सेम रिजल्ट विच कैन obtain फॉर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एम एंड एम। यानी ये जो इसने जो है हमें सेम रिजल्ट दे दिया। तो ये था कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। अल्लाह हाफिज़।